नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे विस्तार से। केंद्रीय खनिज सचिव की अध्यक्षता में नवा रायपुर अटल नगर के न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, पर्यावरण और खनिज विभाग के सचिव और खनिज विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित बैठक में प्रदेश के उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश में खनन गतिविधियों की समीक्षा भी की गई। वहीं बैठक में खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ने प्रदेश में खनिज साधन विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों और कार्यों के बारे में बिंदुवार जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि साथ ही इस दौरान छत्तीसगढ़ के राजस्व सचिव अविनाश चंपावत, पर्यावरण विभाग की सचिव आर संगीता, खनिज विभाग के संचालक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो रायपुर में खनन विभाग के सचिव ने ये बैठक रखी। बैठक में जो है केंद्रीय खनन विभाग के सचिव समेत कई अधिकारीगण मौजूद रहे, संबंधित अधिकारी मौजूद रहे और इसमें खनन विषय पर चर्चा की गई, मंथन किया गया। तमाम सारे मुद्दों पर इस दौरान बैठक में बातचीत की गई और उसी दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बैठक के दौरान की ये तस्वीरें हैं। रायपुर में ये बैठक हुई और खनन गतिविधियों को लेकर के इस पूरी बैठक में समीक्षा की गई। एक तरीके की समीक्षा बैठक की थी, कई अधिकारीगण इसमें मौजूद रहे। और अब खबर दुर्ग से है, जहां सांखला ज्वेलर के संचालक प्रकाश सांखला को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू ने महादेव ऑनलाइन सट्टे ऐप में बड़ी कार्रवाई की है, जिसके चलते प्रकाश सांखला के निवास और दुकानों में ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की थी। वहीं कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेज भी यहां पर मिले। तो दुर्ग से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑनलाइन सट्टा ऐप के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की है। सांखला ज्वेलर्स संचालक को इस मामले में गिरफ्तार किया है। तो ईओडब्ल्यू की ये छापेमारी जो ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले को लेकर के की गई, वहीं सांखला ज्वेलर्स संचालक को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया गया। दरअसल इस मामले में कब से छानबीन चल रही है, कई अन्य लोग भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अब जो है ज्वेलर्स का मालिक गिरफ्तार हुआ है। बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र अंतर्गत पीडिया के जंगलों में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अब तक 7 से 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी मिली है। वहीं 3 नक्सलियों के शव को बरामद किया जा चुका है और इस भीषण मुठभेड़ में कई नक्सलियों को गोली लगी है। वहीं और भी नक्सलियों के शव मिलने की संभावना जो है इस दौरान बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आपको यह भी बता दें कि 3 जिलों की टीम मुठभेड़ कर रही है और वहीं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोबरा और एसटीएफ, डीआरजी, सीआरपीएफ के लगभग 1200 जवान तैनात हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी जवानों की टोली के आने बाद ही दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पहला भगवान जगन्नाथ मंदिर बनाया गया। पूरी तर्ज के पर आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर ओडिशा के कारीगरों ने वर्ष भर की मेहनत के बाद निर्माण किया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिला का पहला भगवान जगन्नाथ मंदिर किरंदुल में बनकर तैयार है। दंतेवाड़ा जिला में पुरी के तर्ज पर भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनाया गया है। बता दें कि ओडिशा के कारीगरों ने वर्ष भर की कड़ी मेहनत के बाद एनएमडीसी के पूर्ण सहयोग से मंदिर का निर्माण किया है। ओडिशा के शापर श्री क्षेत्र के कोरापुट के जगन्नाथ मंदिर परिसर में बनी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन जी की दिव्य प्रतिमा को छत्तीसगढ़ लाया गया है। 7 अप्रैल से भगवान जगन्नाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य शुरू किया गया है, जो 12 अप्रैल तक चलेगा। यह मंदिर पूरे बस्तर में भगवान जगन्नाथ का सबसे भव्य मंदिर है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बस्तर के राज परिवार को भी आमंत्रित किया गया है। 7 अप्रैल की सुबह से ही पूजा पाठ के साथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ कर लिया गया है। श्री जगन्नाथ मंदिर में 3 कलश स्तंभ बनाए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह के शिखर की ऊंचाई 60 फीट है।
दूसरा शिखर 33 फीट और तीसरा 27 फीट है। यह मंदिर देखने में काफी भव्य और बेहद ही खूबसूरत है। किरंदुल के इस वक्त राघव मंदिर में हम खड़े हैं और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे जगन्नाथ जो पुरी है उसकी तर्ज पर यहाँ पर किरंदुल में जगन्नाथ सेवा समिति के द्वारा एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है और इसमें एनएमडीसी का बहुत बड़ा सहयोग मिला है और यह मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 7 से लेकर 12 तारीख के बीच में होने वाला है, जिसमें आज से यह पूजा प्रारंभ हो चुकी है और अभी समिति के द्वारा पूजा प्रारंभ किया गया है। पूरी की तर्ज में बना हुआ यह मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही आकर्षक है। आज से यहाँ पर पूजा प्रारंभ हो चुकी है और आगे की हम यहाँ की पूरी जानकारी लेते हैं। यहाँ के जो पूजा समिति है उनसे हम जानकारी लेंगे कि ये मंदिर किस तरह बना है और आज से लेकर 12 तारीख तक किस तरह की पूजा अर्चना और सारी व्यवस्थाएं होने वाली है। पूजे जाते थे। ठीक है, पहले वो आदिवासी लोग, ट्राइबल बेल्ट के लोग ही पूजा करते थे। बाद में इंद्रदमन आए और वो मूर्ति कैसे हुआ, ये बस की बात की बात है। और आपने कहा हिस्ट्री बताने के लिए, ठीक है, 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा, भगवान से परमिशन लेके ही मैं कहना चाहूँगा ताकि कोई भूल ना हो जाए। बात यह है कि ये 1987 1987 पहली बार मेरा अपॉइंटमेंट एनएमडीसी के स्कूल में हुआ था। मैं आया था, उसी समय में आया और मेरे बड़े भाई साहब भी यहाँ थे। उनका और मेरे बीच में 20 दिन की ही ये रहा, मैं आया और वो चल। तो उनको एक गिफ्ट देने के लिए भगवान जगन्नाथ जी की एक मूर्ति मैंने बनाया पेंसिल में, सॉरी कलर में, और उनको मैंने गिफ्ट दिया। वो चले गए। उसी फोटो को मैं अपना स्कूल में पहली बार दिखाया। के शर्मा जी थे, वो बोले कि किन का फोटो है। मैंने कहा ये फोटो को आप नहीं जानते हैं। उसके बाद मैंने बाकी सबको दिखाया, कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि ये भगवान जगन्नाथ जी के। और मुझे बड़ा दुख लगा। मैंने कहा इसका मतलब हिंदू धर्म का कल्टीवेशन के बारे में, मैंने हिंदू धर्म के बारे में कल्टीवेशन लोगों का थोड़ा सा शायद कमी हो। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर होना जरूरी है। उसी दिन 87 में ये संकल्प लिया गया था। ठीक है, उसके बाद मैं रेलवे में रहता था। आप लोगों को पता है, जब रेलवे का दुर्गा वो जो ये बनता था, पंडल बनता था, उसका डेकोरेशन मैं करता था, कई बार किया। तो उसके बाद रेलवे के जो ये है डीआरएम ऑफिस से जो लोग आया करते थे, उनसे ये परामर्श लेके भगवान गणेश जी के मंदिर के पास अभी जो अयप्पा भगवान का जगह है, वो मंदिर को पहले हम भगवान जगन्नाथ जी का ये करने के लिए लिए थे। बाद में ये आया कि दूर हो जाएगा। रथ यात्रा में जब लोग नहीं आएंगे, यात्रा में लोगों का माने भक्तों का तो ये होना चाहिए, ये दूर हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। उसके बाद हमने ये कहा कि इसी परिवेश को लेने का हमने संकल्प लिया। और कुछ लोग सुझाव दिए कि यहाँ क्यों कर रहे हो, वहाँ माता जी का मंदिर दंतेवाड़ा में है, तो वहाँ भी करो, मातृशक्ति है, पितृशक्ति होगा तो अच्छा होगा, वो एक दर्शनीय स्थान होगा। तो वहाँ का महापात्र परिवार जो है उनके साथ कांटेक्ट किया गया। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, तो मीटिंग हुई। तो 4 बच्चेली में भी मीटिंग हुआ और किरंदुल में भी मीटिंग। लेकिन मीटिंग तो होता रहा। उस समय यहाँ नंदा साहब थे, जो डायरेक्टर बन के रिटायर कर गए, नंदा साहब थे, गोकुल पटनायक जी थे और मैं था। हम तीनों मिलके कई बार मीटिंग की, लेकिन भगवान यहाँ आना नहीं था उनको इसीलिए वो मंदिर नहीं बना। समझ में आया? आपने जो कहा ना कि हम लाए थे, कोई किसी की बस की बात नहीं है उनको लाए, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद हमने प्रयास किया कि यहाँ पर जो अभी देख रहे हो, कौन से अपना ये जो मंदिर है हनुमान जी के, उधर खाली था मंदिर, माने भगवान गणेश नहीं थे, वो जगह खाली था। तो हमने उस जगह को लेने के लिए प्रयास किया। तब भी मैं मंदिर का, ये राघव मंदिर का कमेटी में मैंने था। तो आशीष के साथ बातचीत हुई, वो भी बहुत अच्छा सुझाव दिए। बोले कि पहले भगवान जगन्नाथ जी का महिमा के बारे में लोगों को बताओ, लोग खुद चाहेंगे। तो उसके बाद हमने प्रयास ही किया। उसके बाद 2006 में पहली बार छोटी मूर्ति जो मेरे घर में है, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, उनको लेके उत्कल समाज में रख के पूजा किया। उसी समय में हमको लगा कि हाँ, वर्तमान माहौल ठीक है और भगवान जगन्नाथ जी आने का समय हो गया। इतने भारी मात्रा में लोग आए। हाँ, और उस समय में हमको ये मिला थोड़ा सा कि हम आश्वस्त हुए कि यहाँ जरूर होगा। और वही बात सही निकला। 2008 में रथ सर वगैरह आए, पटनायक जी आए। उसके बाद 2008 में ये मंदिर हुआ। अब वो नहीं, ये जगह मिला। ये जगह उस समय में एक छोटा सा रूम था, स्टोर हाउस टाइप का,
वो जगह मिला और भगवान वहाँ बैठे। 2008 2008 2007 से ये हुई यात्रा, अभी तक चलता रहा। उसके बाद हमने प्रयास किया, हम लोगों ने, पूरा उत्कल समाज और पूरा नगरवासी जितने थे, ये सभी लोग सोचे कि उनका एक अलग से सेपरेट मंदिर हो, और वो मंदिर बाद में वो रूप लिया जो आपके सामने आज है। और उसमें एनएमडीसी प्रबंधन को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनका भी बहुत योगदान है, जो मंदिर आज अपना लाइफ में आया है, रूप लिया है। और उसके बाद मैं सभी को धन्यवाद दूंगा, उत्कल समाज खाली नहीं, ये पूरा अंचल में नगरवासियों का ही पूरा योगदान है। उन्होंने बहुत अपना जो आस्था दिखाया है, आप देखे होंगे रथ यात्रा के समय पर लोगों का जो भीड़ आता है, झुंड आता है, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अंत में उत्कल समाज के जो मेरे उड़िया भाई हैं, उनको धन्यवाद देता है। उन्होंने अपना अथक परिश्रम करके ये मंदिर का अभी ये रूप दिए हैं। और सबसे ये है, ये कहूँ कितना भी अथक परिश्रम हो, भगवान जगन्नाथ जब आने के थे तभी आए। 2008 के बाद हमने तो बहुत प्रयास किया, 7-8 के बाद ये नया मंदिर है, नहीं हुआ, लेकिन अब भी होने का था, अभी होने का था। तो और भगवान अभी आए। और इतना कह के मैं अपना वाणी को सर विराम देता एक चीज़ और सर, मैं जानता हूँ कि आप और हम आपके घर में बैठ कर के हम जब पहली बार जो रथ यात्रा के लिए तैयारी किए थे, तो मैं जानता मेरे को जो अच्छे से याद है कि मैं आपके घर में बैठ करके एक फ़ोटो लेकर के हमने उस रथ का निर्माण किया था, रथ ऐसे बनाना है करके। और तो उस रथ के बारे में बताएँगे सर कि वो जो रथ यात्रा का जो विचार था आपके मन में, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें? नहीं, बात ये है कि आपने सही कहा कि आप आए थे पहले जब रथ यात्रा शुरू हुई, आपने वो रथ बनाया था, बनवाया था। आप उसमें बहुत अपना योगदान दिए थे। मंदिर रथ को सुंदर बनाने के लिए जो अपना जो परिश्रम आपने दिए थे, वो अभी भी फ़ोटोग्राफ़ी वो बताएगा। वो साइलेंट है लेकिन बताएगा कि और आप मंदिर के ऊपर रथ के ऊपर खड़े होके भी रथ में गए थे, ये सब है। लेकिन रथ यात्रा क्या है कि जब भी भगवान चाहे कहीं भी हो, जगन्नाथ भगवान का मंदिर जहाँ होगा रथ यात्रा वहीं, ठीक है? और रथ यात्रा होने के पीछे जो लोगों का जो झुंड बढ़ा है, आशीष सिंह, एके सिंह को भी मैं धन्यवाद दूँगा। उन्होंने क्या किया था, ये लोगों का, भक्तों को बुलाने का जो तरीका जो मेरे को वो लेके गए थे, ओडिया कैंप में लेके गए थे, छत्तीसगढ़ कैंप में लेके गए थे, और बंगाली कैंप को लेके गए थे। और उन लोगों को जाके हमने मीटिंग करके उनको भी बोला कि भगवान का ये हो रहा है, हम सब तो भक्त हैं, वो तो जगत के नाथ है और हम तो निमित्त निमित्त मात्र है, लेकिन उनका सेवा में हम जाएँगे, योगदान देंगे। और वो भारी मात्रा में वो लोग भी आए और इसमें शामिल। देंगे इस मंदिर के बारे में पूरा टोटल जानकारी देंगे? जय जगन्नाथ। ये जो मंदिर का कार्यक्रम जो चल रहा है अभी, ये 6 दिन का कार्यक्रम है। ये मंदिर हम लोग बहुत मेहनत से 13 साल संघर्ष करके मंदिर हम लोग उड़िया समाज पूरा किरंदुल नगरवासी के मतलब प्रयास से ये मंदिर हमारा बन चुका है। अभी 10 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। ये मंदिर जो है हमारा एनएमडीसी प्रशासन के थ्रू से यहाँ मंदिर बना है। और उसका जो मेन मंदिर जो निर्माता जो है वो उड़ीसा से आए थे, जो हम लोग उनको विश्वकर्मा बोलते हैं। और लगभग हमको 8 से 10 महीना लग गया ये मंदिर को पूरा कंप्लीट करने में। अभी ये महीना में 7 तारीख से लेके 12 तारीख तक ये कार्यक्रम है। और ये 7 तारीख का जो कार्यक्रम है, वो हमारा जो कल चला गया कार्यक्रम, वो था सुबह हमारा वनजाग पूजा था। वनजाग बोलने से हम लोग उसको एक जंगल में सहाड़ा पेड़ ढूंढते हैं, जो पेड़ का वहाँ नीचे से हम लोग पूजा हवन करते हैं। और उसका डायनी लेके मंदिर का जो निर्माता जो विश्वकर्मा है, उन्हीं का हाथ में एक बंद कमरे में वो 2 टुकड़ा लकड़ी जो लेके आते हैं, वहाँ पेड़ से काट के लेके आते हैं, उसी उसी को लेके इंद्र और इंद्राणी दोनों भगवान का मूर्ति बनता है। और वो मूर्ति को हवन में पूजा करते हैं। और ऊपर में जो जगन्नाथ मंदिर, लक्ष्मी माता मंदिर और बिमला मंदिर का जो ऊपर में गुंबज है, वो गुंबज के अंदर उसको रखा जाता है। और ये जगन्नाथ संस्कृति में ये जो मंदिर बनता है, 100 साल मिनिमम 100 साल के लिए बनता है। उसके बाद 1000 साल भी रहता है, 200 साल भी रहता है, बट 100 साल पहले हम लोग उसको नहीं तोड़ते, ना ही कौन किसी भी परिस्थिति में वो टूटता है। और ये जो किरंदुल में सौभाग्य की बात है, जो मंदिर बना है, ये मंदिर का जो ऊंचाई है अभी 60 से 65 फीट का है। और बस्तर जिला में, बस्तर क्षेत्र में और दंतेवाड़ा जिला में ये सबसे बड़ा मंदिर है।
और यहाँ पे रथ यात्रा बहुत भीड़ में होता है, बहुत पब्लिक आते हैं, बहुत जन समागम होता है। और हमारा यहाँ का जो राजा जो है, हमारा किरंदुल के जो नगर के मुखिया हैं, एनएमडीसी के मुखिया हैं, वो हमारा राजा के हिसाब से काम करते हैं। तो 7 तारीख का जो सुबह का बनोजाग हो गया, उनके द्वारा हो गया है। 8 तारीख जो आज का कार्यक्रम जो सुबह कलश यात्रा निकला, 108 कलश यात्रा निकला, बहुत लोग शामिल हुए थे उसमें, हज़ारों की संख्या में कलश यात्रा हुआ है। अभी शाम को अंकुरार्पण होगा। अंकुरार्पण बोलने से सब धान्य, धान, गेहूँ, शस्य जो है उसको हम लोग यहाँ पे बुनेंगे, वो पेड़ निकलेगा यज्ञ मंडप जो होता है उसमें होगा। कल 9 तारीख यज्ञ स्टार्ट होगा और 24 प्रहरी स्टार्ट होगा। 24 प्रहरी राम नाम जो नाम लेते हैं हम लोग, हरे कृष्ण हरे नाम और राम राम हरे हरे जो बोलते हैं, वो कंटिन्यूअस वो 3 दिन चलेगा। 24 प्रहरी, 8 प्रहरी का एक होता है, 3 दिन तक चलेगा। और कल यज्ञ भी स्टार्ट हो जाएगा, महायज्ञ यहाँ पे होगा। 9 तारीख का कार्यक्रम ही रहेगा। 10 तारीख को भंडारा रहेगा, महाभंडारा रहेगा। और सबसे बड़ा दिन है 10 तारीख, अक्षय तृतीया होता है, जो कि यहाँ पे भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होगा। और मध्य रात्रि में ये दुख की विषय है, जो कि हमारे पास जो भगवान अभी है, जगन्नाथ, बलभद्र जी, सुभद्रा माई और सुदर्शन महाराज, वो देह त्याग करेंगे। उनका ब्रह्म परिवर्तन होगा। उनका नाभि में एक ब्रह्म रहता है, वो ब्रह्म निकलेगा, नया भगवान के नाभि में उनको रखेंगे उनको। और पूरी से 10 लोगों का पंडित आए हैं, बहुत विद्वान पंडित हैं, वो मध्य रात्रि में होगा। और संस्था के जो कार्यकर्ता हैं वो सब उपस्थित रहेंगे। और मेन कर्ता और मेन पंडित जो जीवन्यास देंगे भगवान को, उन्हीं की उपस्थिति में होगा। आँख आँख में पट्टी बांधा जाएगा, पूरा नगर अंधेरा रहेगा। मशाल लेके हम भगवान को, पुराने भगवान जो अभी हैं उनका प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, वो पुराने भगवान को लेके समाधि लेके वो पाताली कराएंगे। पाताली बोलने से समाधि कराएंगे। और 11 तारीख को वो भगवान को पुनाति देंगे, या मंदिर का कार्यक्रम कंप्लीट होगा और नया भगवान को हम लोग सिंहासन आरोहण करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम है जो कि जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा संपन्न किया जाएगा। जैसे कि अभी आपने बताया पूरे मंदिर के बारे में, मंदिर की ऊंचाई क्या होगी? जो अभी मंदिर आप लोगों ने नया बनाया, इसकी ऊंचाई क्या होगी लगभग? ये लगभग 60 से 65 फीट का होगा। पूरा ज़मीन से लेके 60 से 65 फीट का होगा। उसका जो अंदर का जो गर्भगृह है, वो 13 बाई 13 का है। क्योंकि जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर जो होता है, वो मिनिमम 50 फीट के ऊपर ही रहना रहना चाहिए। नहीं तो वो गर्भगृह उतना नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि भगवान का जो साइज रहते हैं, वो एक लाइन में बैठे रहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, माता सुभद्रा और सुदर्शन महाराज, ये चारों एक साइड में एक लाइन में रहते हैं। इसीलिए भगवान का गर्भगृह मिनिमम 13 बाई 13 से स्टार्ट होता है। अगर हम लोग बड़ा करेंगे, 15 बाई 15 करेंगे, तो वो 65 फीट का ऊंचाई और 75 फीट हो जाएगा। तो अभी आप लोग का पूजा प्रारंभ हो चुका है, और अभी आगे जो कार्यक्रम थे वो आप लोग के प्रारंभ हो चुके हैं। कल शाम को भी गुम्बद के ऊपर कुछ जो डाला गया था, अन्न कुछ था वो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो रत्नमोद उसको बोला जाता है। और रत्नमोद बोलने से जो भगवान मंदिर का, जो जगन्नाथ मंदिर का बना है, ऊपर में एक गुम्बज है। वो गुम्बज में हम लोग जो सुबह में बनोजाग पूजा के बारे में बताया, और वो लकड़ी में जो इंद्र इंद्राणी हम लोग बनाए थे, उसको लेके यज्ञ यज्ञ होता है यहाँ पे, हवन यज्ञ होता है। उसमें पंडित लोग महाराजा से परमिशन लेते हैं। उनका स्वीकृति मिलने के बाद वो ऊपर में रत्नमुद्र में पंडित लोग चढ़ते हैं, कर्ता चढ़ता है, मंदिर के कर्ता भी चढ़ता है। और जितने नगर के लोग जिनका मानसिक रहता है, मन्नत रहता है, ये धान पंच शस्य डलता है, पंच धातु डलता है, पंच रत्न डलता है, जो जिसका मन में रहता है वो ऊपर चढ़ के उसमें वो गुम्बज के अंदर डलता है। और डलने के बाद वो सील कर देते हैं हम लोग, उनका जो रहता है गुम्बज में रास्ता रहता है वो सील कर देते हैं और 100 साल के लिए छोड़ देते हैं। उसका महत्व ये है कि मंदिर 100 साल बाद या 200 साल बाद या 1000 साल बाद जब टूटेगा, उस जमाने में जो राजा रहेंगे या उस जगह का मुखिया रहेंगे, उस जगह का नगर का जो मेन रहेंगे, जब मंदिर टूटेगा उस मंदिर का टाइम में एक तंबा पात्र में लिखा रहता है, तंबा प्लेट में, तांबे का प्लेट में, उसमें लिखा रहता है कि इस नक्षत्र में, इस टाइम में, इस वक्त कौन सा राजा के द्वारा कितने लोग यहाँ शामिल थे, इस मुहूर्त में कौन सा दिन, कितने लोगों का शामिल में, जगन्नाथ मंदिर का कार्यकर्ता कौन थे, मंदिर का विश्वकर्मा का नाम और कर्ता कौन थे, सभी चीज़ उसमें लिखा। हाँ, हम जैसे भी पूरे मंदिर का, नए मंदिर का भ्रमण किए, हमारे पीछे भगवान जगन्नाथ जी दिख रहे हैं, बलभद्र दिख रहे हैं। ये है आज से 2008 में यहाँ पर मूर्ति की स्थापना किया गया था,
और अब जो भव्य मंदिर बन रहा है उसमें इन मूर्तियों की जगह एक नई मूर्ति आई हुई है, उसको बैठाना है। और इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया था 10 तारीख को मध्य रात्रि में पूरे शहर को अंधेरा करके जो बड़े-बड़े विद्वान आए हुए हैं, उनके द्वारा इन मूर्तियों को जगह दूसरी जो नई मूर्ति आई हुई है, उन मूर्तियों पे स्थापना करनी है और प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो ये जो मूर्तियाँ हैं, इनको बाद में समाधि दे दी जाएगी और जो नई मूर्ति आई हुई हैं, वो नई मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा इस मंदिर पे। तो आप देख सकते हैं ये जो पुरानी मूर्तियाँ थी, इन मूर्तियों को हटाया जाएगा और इसकी जगह नई मूर्ति बैठने तो इस वक़्त जो जगन्नाथ सेवा समिति की जो पूजा चल रही है, उसमें समिति के द्वारा एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोज़ाना के जो हमें जानकारी मिली है, तो जो रोज़ाना है वो 500 से 1000 के बीच में चल रहा है और महाभंडारा भी इनके द्वारा किया जाना है। तो समिति के सदस्यों से हम जानकारी लेते हैं कि ये भंडारे की पूरी व्यवस्था किस तरह और क्या हो रही है? तो आप बताएँगे भंडारे के बारे में? हमारा ये भंडारा 7 तारीख चालू हो गया है। रोज दोपहर को चलता है, रात को भी चलता है और करीब 1000 लोग सुबह भंडारे का प्रसाद सेवन करते हैं भगवान का। और हमारा महाभंडारा 10 तारीख को होगा लगभग। और हम लोग का प्लानिंग है 5000 से ज़्यादा लोग का भंडारे में सहयोग मिलेगा। लोग प्रसाद सेवन करेंगे और ये हमारा 12 तारीख तक चलेगा। 11 तारीख को हमारा पूर्णाहुति है, हो जाएगा। 12 तारीख को पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हमारा स्टेज पर जितना भी है। 12 तारीख को आप लोग का भंडारा समापन होगा। तो जो महाभंडारा है, वो 10 तारीख को दोपहर के समय है और उसमें लगभग 5000 आप लोग तैयारी कर रहे हैं। 5000 लोग का तैयारी चल रहा है उसमें और ज़्यादा भी हो सकता है उसमें। ओडिशा के कारीगरों ने दंतेवाड़ा में कमाल कर दिखाया। दंतेवाड़ा जिला में पुरी के तर्ज पर भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनाया गया, जिससे लोगों में बेहद खुशी का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। सत्ता में जीत की टोपी हासिल करने के लिए हर पार्टी अपनी दावेदारी कर रही है। तो वहीं दुर्ग में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के जिला सचिव को फोन कर धमकियां मिल रही हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में पार्टियों के बीच जीत और हार की जंग जारी है। पार्टियां एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने में लगी हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से सत्ता में जीत की टोपी हासिल करने में लगी हुई हैं। तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के खत्म होने के ठीक 2 दिन बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर सनसनीखेज खुलासा किया है। आम आदमी पार्टी के दुर्ग जिला सचिव संजीत विश्वकर्मा ने खुलासा किया कि उन्हें अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर बीजेपी में प्रवेश करने के लिए दबाव बनाया गया और ऐसा न करने पर अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए अपहरण कर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पूरे मामले में पुलिस ने नेवाई थाने में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए और आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए डराया धमकाया जा रहा है, अपहरण कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत मैंने थाना नेवई में की है। 7 तारीख की घटना है। 7 तारीख को शाम 7:20 से लगभग 8:05 तक मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से धमकी दी गई, कॉल के माध्यम से मुझे धमकी दी गई। और इस मामले से सबसे बड़ा मामला ये निकल कर आता है कि जैसा बीजेपी आज तक इन आरोपों से बचती आती है कि हमारे कोई नेता किसी भी अन्य पार्टी के नेता को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, हम अपने पार्टी में प्रवेश करने की बात नहीं करते हैं। तो आज मेरे पास प्रूफ है कि बीजेपी के नेता इसी तरह की गतिविधियां करके देश के कई राज्यों में कई नेताओं को उन्होंने जनप्रतिनिधियों को तोड़कर वहां की सरकारें गिरा दी, वहां के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अभी सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी जी ने कहा है कि आप निश्चिंत रहें, इस पर कार्रवाई हम जल्द से जल्द करेंगे और कार्रवाई निश्चित मुझे नेवई थाना से काफ़ी उम्मीद है क्योंकि उन्होंने तत्काल एफआईआर दर्ज किया, तो मुझे लग रहा है कि उस पर कार्रवाई बहुत जल्द होगी। आम आदमी पार्टी तो अमर छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
हैं।